अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। तो आज है हमारा जो है क्लास 2 क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेडिंग ट्रेडिंग टाइप्स, उसके बाद क्रिप्टो के बारे में बताया, और क्रिप्टो में भी मैंने आपको बताया कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। और लेकिन इस सारी चीज की जो बेस है ना वो है ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टो की जो बेस है ना, मतलब क्रिप्टो जिस चीज पे डिपेंड करती है वो है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अब ब्लॉकचेन ये नहीं कि ब्लॉकचेन सिर्फ ये क्रिप्टो के लिए है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, उनमें से एक क्रिप्टो भी है। ठीक है, तो मैं क्रिप्टो के हवाले से भी आपको ब्लॉकचेन बताऊंगा, और भी थोड़े से ब्लॉकचेन के यूज केस बताऊंगा, और ब्लॉकचेन किस तरह काम करती है वो भी बताऊंगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत एडवांस और अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अब ब्लॉकचेन अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं ना कि क्या चीज है, तो जितने भी मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्टो का सिस्टम है या फिर जो ब्लॉकचेन का सिस्टम होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह से होती है कि जितने भी इसके दरमियान में कंप्यूटर होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। और इस तरह जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो ब्लॉक की सूरत में होती है, और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से मिलता है, और इस तरह एक चेन बनती जाती है, और वो चेन आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है। ठीक है, जैसे आपने चेन देखी होगी ना, जो चेन होती है वो कैसे होती है, एक चेन दूसरे के साथ मिली होती है, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ, चौथी पांचवे के साथ, और जो फर्स्ट चेन है वो लास्ट चेन के साथ कनेक्टेड है, कैसे? चेन की सूरत में। तो यही है हमारी ब्लॉकचेन। इसको मैं आप लोगों को जो है बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली ब्लॉकचेन है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन का एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या है ब्लॉकचेन का। मिसाल के तौर पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुई, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, तो इसमें बन गया एक डेटा। मिसाल के तौर पे मैंने ये पर्सन 1 है, ठीक है, इसने कुछ पेमेंट की पर्सन 2 को बिटकॉइन में, ठीक है, बीटीसी में। तो उसका एक डेटा है, मतलब वो एक इंफॉर्मेशन है। तो वो डेटा स्टोर हो गया एक ब्लॉक में, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर वो सारा डेटा स्टोर हो गया है जो कि पिछले यूजर से आया था। ठीक है, ये डिवाइस है और ये डिफरेंट डिवाइसेस है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो उसमें जितने भी कंप्यूटर्स है ना, उन सब में इस ब्लॉक का डेटा हमारा पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब इस ब्लॉक का डेटा हमारा इनके पास पहुंच जाएगा ना, सारे कंप्यूटर्स के पास, कोई फोन है, कोई कंप्यूटर है, कोई पीसी है, सारे इसको वेरीफाई करेंगे, और आगे जाके ये एक चेन सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो हर एक नोड है ना, हमारी हर एक कंप्यूटर है, वो वेरीफाई करेगा या डिनाई करेगा जो नया आने वाला ब्लॉक है उसको, मतलब जिसमें न्यू इंफॉर्मेशन है उसको। अगर वो वेरीफाई हो गया ब्लॉक, तो वो जाके ब्लॉकचेन में मिल जाएगा और एक चेन बन जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं वेरीफाई होगा, फिर वो ट्रांजैक्शन डिनाइड होगी। लेकिन अगर वेरीफाई हो गया तो वो जाके ब्लॉकचेन में मिला। इफ अप्रूव द न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द चेन परमानेंटली। तो अब हमेशा के लिए ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। अब ये ब्लॉकचेन की जो इंफॉर्मेशन है ना, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और ये परमानेंटली इसमें सेव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सारे कंप्यूटर्स थे ना, ये जो सारे नोड्स थे, इनको इसको वेरीफाई करने का रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसको हम कहते हैं माइनिंग। ठीक है, तो माइनिंग से इन सबको रिवार्ड भी मिला। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो ब्लॉक होते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया, ये ब्लॉक नंबर 2 हो गया, ये ब्लॉक नंबर 3 हो गया, इस तरह डिफरेंट ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है। तो ब्लैक जो ब्लॉक होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हैश कोड, और दूसरा होता है उससे पिछले जो ब्लॉक है उसका हैश। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन, तीस ऐसे चेन की ये जो होती हैं, ये स्टेप ये मिलते जा रहे हैं। अब देखो, हर जो चेन का स्टेप है उसके पास क्या चीज है? एक पिछले जो चेन है उसका ये एक साइड है उसके पास, राइट वाली, और उसके पास अपनी जो राइट वाली साइड है, और पिछले चेन की राइट वाली साइड है। आप लोगों को समझ आ रही है? तो ऐसे ये ब्लॉक है, मतलब उसके पास एक अपना हैश है, और एक उससे पिछले जो ब्लॉक है उसका हैश है। अब नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होगा? इसका जो हैश है ना, वो अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश बन जाएगा। जैसे इसका ये जो स्टेप है ना,
वो अगले ब्लॉक का प्रीवियस स्टेप बन जाएगा। ठीक है, इसका ये जो स्टेप नेक्स्ट था ना, वो अगले ब्लॉक का पिछला स्टेप बन गया। अब इससे अगले ब्लॉक का क्या होगा, इसका जो हैश कोड था वो इसका प्रीवियस हैश बन जाएगा और इसका एक न्यू हैश बन जाएगा। ये है एक पूरी ब्लॉकचेन जिसपे ये सारी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। तो आगे हम चलते हैं, मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसी चीज को मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने आपको पीछे बताई। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड। ठीक है, एक कंप्यूटर में वो क्या हुआ, उसका एक ब्लॉक बना, वो ब्लॉक जाके डिफरेंट नोड को उसने आपस में कनेक्ट किया और डिफरेंट नोड्स के पास वो गया वेरीफाई होने के लिए। अगर सबने वेरीफाई कर दिया, सारे कंप्यूटर ने उस ब्लॉक को वेरीफाई कर दिया, तो वो ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा और इन सारे कंप्यूटर को मिल जाएगा रिवार्ड। इसको कहते हैं माइनिंग। ठीक है, और इसको ऐसे चलती है एक पूरी ब्लॉकचेन। अगर हम आगे जाएं, ब्लॉकचेन के कुछ यूज केस देखेंगे, ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स देखेंगे, ब्लॉकचेन की कुछ टाइप्स देखते हैं और ब्लॉकचेन की हिस्ट्री देखते हैं। तो ब्लॉकचेन देखो, आज के दौर की टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी नई चीजें आने के लिए हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ब्लॉकचेन की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले 1991 में यहाँ पे एक बंदे ने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का जो स्टॉर्ट हैबर उस बंदे का नाम था और एक उसका कोलीग था, इन दोनों ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ब्लॉकचेन का। फिर जाके 2009 में एक बंदा था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, सतोशी नाकामोटो जो बहुत सारी थ्योरियां मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या सीन है, तो उसने बीटीसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अच्छा अब 2011 में पहली बार बीटीसी से कोई पेमेंट की गई थी रियल करेंसी एज उसको यूज करके। 10,000 बीटीसी के एक बंदे ने 2 पिज्जा बाय किए थे। वो मानी जाती है बीटीसी की फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब आगे हम देखें 2012 में जाके जो है उसके और चीजें आई और टेक्नोलॉजीज आई, फिर और नई नई चीजें आने लगी, फिर अथीरियम आया। उसके बाद 2015 में जाके वो लेजर वगैरह बनने शुरू हुए और पूरा एक प्रोसीजर, फिर कंपनी ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर 2018 में आते आते 15% जो कंपनीज थी ना वो ब्लॉकचेन यूज करने लग गई और 95% जो कंपनीज थी ना वो चाहती थी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना या ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करना। फिर आगे हमारे पास प्रॉपर इसकी सारी चीजें आ गई, कंपनी ने इसको लेना शुरू कर दिया। फिर 2024-25 तक आते आते कंट्रीज ने, इवन अमेरिका ने भी इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर लिया और आज ये 50 से ज्यादा कंपनीज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है बिटकॉइन, जो कि ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये तो फिर बहुत आला है, लेकिन क्रिप्टो में ये 2009 में आई और इसको मेनली क्रिप्टो से ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूज केस है। तो हम आगे अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक पेमेंट की, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गई, सारे नोड्स ने वेरीफाई कर दिया। अब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये किसी के पास नहीं है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब दुनिया का कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर कल को हमने ये ट्रांजैक्शन जो है ट्रैक करनी है तो हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है डिसेंट्रलाइज, किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद सिक्योरिटी, मतलब हर देखो ये जो इसका इम्यूटेबल होना यही इसकी डिसेंट्रलाइज शो करता है, जो इसका डिसेंट्रलाइज होना यही इसकी सिक्योरिटी शो करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लेजर, डिस्ट्रीब्यूट लेजर का मतलब ये है कि हर बंदे के एक्सेस में है कि वो ब्लॉकचेन पे हुई हर ट्रांजैक्शन को देख सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ हुई। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कंट्री का जो टोटल बजट है वो अगर आ जाता है बिटकॉइन पे, उसकी सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो एक आम पब्लिक भी जो चेन्स के जरिए देख सकती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ हुई, कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ हुई, किस बंदे ने किसको पैसे भेजे, किसने किससे लिए। तो जो ब्लैक मनी है ना उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इसको ब्लैक कामों के लिए ही यूज करने लग गए लोग, तो वो एक अलग बात है। अब अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसके और भी बड़े फायदे हैं। एक तो ये तेज बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है आप बहुत जल्दी कर सकते हो। कोई भी इसके मतलब जितने भी यूज केस है वो बहुत फास्ट है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से
अमेरिका अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो विद इन 30 to 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है आप कर लोगे, सिक्योर होगा, सारा सिस्टम होगा। लेकिन अभी कंट्रीज को अडॉप्ट नहीं कर रही क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आनी है, क्योंकि जो वॉलेट ट्रैकिंग का सिस्टम है ना वो तो इसमें ओके है, लेकिन वो वॉलेट किस बंदे का है ये सिस्टम इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो बाद में ये भी इसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट अगर आई तो हमें ये कंट्रीज के जो पेमेंट मेथड है नेशनली और जो मतलब ऑफिशियल लेवल पे वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके और यूज। अब इसकी टाइप्स देखते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, फेडरल, और हमारे पास परमिशन वाली और परमिशन लेस दोनों होती है। यूजेस इसके क्रिप्टो के अलावा बहुत सारे हैं। एक तो ट्रेडिंग है, वो क्रिप्टो में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती हैं। फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा समझाऊं, ज़्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझानी है। फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमारी जो मेडिसिन बन रही है, ठीक है, हर मेडिसिन का एक कोड, हर कोड का एक बैच, और वो सारे बैच अभी तो अनऑफिशियली रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर वो सारे बैच ब्लॉकचेन के जरिए वो सारा डेटा ट्रांसफर हो तो एक मतलब नॉर्मल पर्सन भी ट्रैक कर सकता है कि ये जो फलानी मेडिसिन है इस पे ये कोड लिखा हुआ है, ये इसका हैश है, ये फलाना है, तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, ये कहाँ से बनी, ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर क्या, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन, ये जो मैंने आपको समझाया यही चेन में आप सप्लाई को यूज़ कर सकते हो। रिटेल में ये यूज़ हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विसेज पे यूज़ हो सकती है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का सिस्टम इस पे आ सकता है ब्लॉकचेन पे। उसके बाद हेल्थ केयर, ऑयल गैस, रियल स्टेट, गेमिंग, गेमिंग में ब्लॉकचेन यूज हो रही है, नेटवर्क सोल्यूशन में हो रही है। उसके बाद और भी इंटरटेनमेंट, हर जगह अब ब्लॉकचेन का इतना ज्यादा यूज केस है ना कि अभी के टाइम पे मतलब अब एआई का दौर है ना, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो ब्लॉकचेन की होगी, और ब्लॉकचेन एआई से ही यूज होगी। मतलब एज अ सेल्फ तो यूज हो नहीं सकती, अगर इसको एआई के जरिए यूज किया जाए तो ये बहुत बहुत परफेक्ट चीज है। तो अगर किसी ने कोई टेक्नोलॉजी में आना है तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही होगी मेरी उसको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो बंदा समझे और ब्लॉकचेन पे काम करे। आगे हम देखते हैं इसकी कुछ टाइप्स जो कि मैंने आपको पीछे बताई थी। तो टाइप्स में आती है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कॉन्स्ट्रोरियम। अब यहाँ पे क्या होता है, हर किसी के अपने अपने मतलब, जैसे हमारे पास पब्लिक है, पब्लिक में जैसे बिटकॉइन और लाइट कॉइन है। तो एक तो परमिशन लेस है, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, डिसेंट्रलाइज है, इंडिपेंडेंट है, ट्रांसपेरेंट है, और डिसएडवांटेज इसका कोई भी नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जैसे बिटकॉइन की चेन है या लाइटकॉइन की चेन है। और एक प्राइवेट की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे हाइपर लेजर है। ये परमिशन इस पे चाहिए होती है आपको, कंट्रोल बाय अथॉरिटी है, कंट्रोल करती हैं। और ये जो मैंने जितनी भी आपको बताई है ना ब्लॉकचेन, ये पब्लिक भी हो सकती हैं और ये कंट्रोल भी हो सकती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब इसमें एक्सआरपी टोकन, उसमें जो हमारे पास यूज होती है वो हाइब्रिड है, मतलब परमिशन भी और परमिशन लेस भी है, दोनों तरीकों से वो यूज की जा सकती है। आगे हम देखते हैं ऑफ चेन और ऑन चेन ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। तो देखो, ऑन चेन ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो जिसमें मतलब सारी चेन इन्वॉल्व होती है, और ऑफ चेन का मतलब होता है कि उसमें कोई मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज तो हुई है, लेकिन वो सारी चेन्स के जरिए गई नहीं, वो आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज किया और उसके जरिए आपने वो ट्रांजैक्शन की। मैं आपको दोनों की एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके आप लोगों को दोनों की समझ आ जाएगी। हमने अगर बाइनांस पे कोई ट्रांजैक्शन की है ना, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी जो है बाइनांस एक सेंट्रलाइज जो है एक्सचेंज है उसके जरिए से होके हमारी गई है, और अगर वही ट्रांजैक्शन हमने किसी ऑन चेन प्लेटफॉर्म पे डेक्स पे की है तो वो हमारी ऑन चेन ट्रांजैक्शन होगी। तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो ऑफ चेन है वो लेस सिक्योर है क्योंकि वो किसी के हाथों में है, और जो ऑन चेन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है क्योंकि वो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन कभी भी गलत नहीं होती, जैसे हमारी ऑन चेन बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। अब ऑफ चेन ट्रांजैक्शन में हम
बेसिकली कई बार ये भी ट्रांजैक्शन होती है कि हम अगले का वो आईडी लेते हैं, वो अपनी किसी भी एक्सचेंज में डालते हैं, उसको वो चीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये ऑफ चेन, इसमें ब्लॉकचेन भी यूज़ नहीं होती। लेकिन ऑन चेन में क्या है, हम उसका बिटकॉइन का को लेते हैं वो वॉलेट एड्रेस, उसका हम लाइटकॉइन का वॉलेट एड्रेस लेते हैं, फिर उसकी ऑन चेन उसको ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ वो ब्लॉक्स में जाती है, वेरीफाई होती है, फिर वो होती है ट्रांजैक्शन। तो जो है ना, इसमें थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं और थोड़ी-सी फीस भी लगती है, लेकिन जो ऑफ चेन है, फास्ट भी है, फीस भी नहीं लगती, लेकिन इन कंपेयर टू वो सिक्योर कम है और रिलायबल भी कम है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई सारी चेन्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कॉस्मोस चेन है, तो कॉस्मोस में क्या होगा, ये सारे कॉइन इसमें आते हैं, ठीक है, सोनिक वगैरह, एक्सआरपी वगैरह, ये हमारे पास बीएनबी वगैरह। तो हमने अगर इनके अंदर इंटर ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो ये भी ऑन चेन ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, ऑफ चेन ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन अगर हमने कॉस्मोस से इथीरियम में ट्रांसफर करनी है, तो ये हमारे पास हो गई ऑन चेन ट्रांजैक्शन, ठीक है, हमने चेन टू चेन ट्रांसफर किया। अब क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे चीजें फीसेस भी लगती हैं हमारी, जो हमारी ये वाली है ना ऑन चेन, इसमें हमारी फीसेस भी लगती हैं और ऑफ चेन में हमारी फीसेस भी नहीं लगती, अगर लगती भी हैं तो रिलेटिवली कम लगती हैं। और हमारे जो ऑन चेन में है ना, इसमें ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, इसमें कोई मतलब आपको वो एक गैस फीस होती है जिसको आपको टोकन की सूरत में देना होता है, तो वो भी नहीं होती। और मतलब ये बहुत आप रिलायबल है, लेकिन जो ऑन चेन है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन सिक्योर है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बीटीसी चेन है ना, बिटकॉइन की जो चेन है, वो सबसे अच्छी और कम्प्लेक्स चेन है। और जो इंटरनेशनल और गवर्नमेंट लेवल पे ट्रांजैक्शन होती हैं या सारी उनकी सर्विसेज होती हैं, वो बिटकॉइन चेन पे चलती हैं। बाकी जितने भी आल्ट्स कॉइन है, वो छोटी कंपनीज या छोटे जो यूजर्स हैं वो अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। काफी कम्प्लेक्स चीजें हो गई हैं स्टार्ट पे ही। तो अब यहाँ पे कुछ ब्लॉकचेन के नाम है, जैसे आर्बिट्रियम है, कॉस्मोस है, इथीरियम है, मल्टीचेन है, ओपी मेननेट है, पोल्का डॉट है और पॉलीगॉन है। ये उन सारी के सिंबल्स वगैरह, यहाँ पे बिटकॉइन, ये सारी चेन आपस में जुड़ी होती हैं। बीएनबी, ये पॉलीगॉन, सोलाना, ये आर्बिट्रियम, तो ये सारी। अब अब यहाँ पे इस कोर्स का जो मेन यहाँ पे है पॉइंट, वो ये है कि कॉइन और टोकन में क्या फर्क है। अब देखो, जो कॉइन है ना, कॉइन बेसिकली क्या करता है, कॉइन होता है जिसकी एक अपनी ही ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन, ठीक है। अब बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन की एक अपनी ब्लॉकचेन है जिसका नाम है बिटकॉइन ब्लॉकचेन, बीटीसी ब्लॉकचेन, ठीक है। जैसे सोलाना है, सोलाना की अपनी ब्लॉकचेन है, सोलाना ब्लॉकचेन, ठीक है। इथीरियम है, तो ये सारे कॉइन है, मतलब जिसकी एक अपनी ब्लॉकचेन है ना, वो है कॉइन, ठीक है। और जो फिर उस ब्लॉकचेन पे आगे कॉइन्स बनते हैं ना, वो होते हैं टोकन। मिसाल के तौर पे बीएनबी है, बीएनबी की अपनी चेन है, उसके बाद पॉलीगॉन चेन है, पॉलीगॉन कॉइन हो गया। तो ये सारे कॉइन है, जैसे पॉलीगॉन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, तो इन सब ये सारे कॉइन है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। और जो टोकन होते हैं, वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे ही बने होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोलाना में बहुत सारे कॉइन है जो सोलाना ब्लॉकचेन पे हैं, तो वो सारे टोकन हो गए, ठीक है। जिस टोकन का मतलब जिस कॉइन का अपनी ही ब्लॉकचेन होगी उसको हम कॉइन कहेंगे, और जिस करेंसी की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होगी वो किसी ब्लॉकचेन पे डिपेंड होगा, जैसे वो लाखों कॉइन सोलाना पे हैं तो वो सारे टोकन्स हैं, और सोलाना खुद एक कॉइन है। तो ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को आगे आगे समझ आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, यहाँ पे हमारे पास ये पोल्का डॉट है, और यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रियम है। और इसी के चलते हमारे पास यहाँ पे जो कॉइन्स आते हैं वो ये वाले आते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि जो कॉइन्स होते हैं काम करते हैं, और जो ये होते हैं टोकन्स, वो उनकी यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन वो यूज ब्लॉकचेन को करते हैं जो कोइंस की ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग की दो टाइप्स हैं, ठीक है। हम जिसको स्टडी करेंगे इस पूरे कोर्स में वो है स्पोर्ट ट्रेडिंग। और स्पोर्ट ट्रेडिंग में हम लोग मतलब क्या होता है, कोई चीज बाय की, बाद में उसको सेल कर दिया,
या उसको होल्ड किया या उसको बेचा, मतलब अपनी मर्जी है। आपने सोना लिया, प्राइस बड़ी बेच दिया, प्राइस कम हुई है वेट किया, फिर बड़ी फिर बेच दिया, मतलब आपकी अपनी मर्जी है। आप जब मर्जी बेचो, जब मर्जी खरीदो, जो सारा मतलब जैसे नॉर्मल हमारी ट्रेडिंग होती है रियल लाइफ में, ठीक है। इसी के चलते फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अब कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन फ्यूचर एक बेट है। आपने बताना है फ्यूचर में एक चीज की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसमें आप सेलिंग से भी पैसा कमा सकते हो। मैं तो ये अपने कोर्स में बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज बनता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, और कमेंट करूंगा कि आप लोग भी ना करो। मोस्टली इसमें लॉस ही होता है। बाकी स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपको लॉस की रेशियो कम है, प्रॉफिट की रेशियो अगर आप काम करते रहो मतलब कॉन्सिस्टेंटली करते रहोगे तो प्रॉफिट की रेशियो ज्यादा है, वरना आपको इसमें भी लॉस हो सकता है। अब हम आगे अगर देखें स्पोर्ट और फ्यूचर को, तो इसमें क्या क्या फर्क होता है। देखो, जो है ना हमारी स्पोर्ट ट्रेडिंग, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ और फ्यूचर की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। स्पोर्ट की सबसे पहले आपके पास ओनरशिप होगी, ठीक है। आपने कोई भी चीज खरीदी वो आपके वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में ओनरशिप नहीं होती आपके पास, ओनरशिप आपके पास नहीं होती। वो चीज आपने उसके पोजीशन ओपन की, या वो कम होगी या वो ज्यादा। अब होता यह है कि जो स्पोर्ट ट्रेडिंग है ना, उसमें आपके पास फुल एक्सेस होता है उस चीज का। आप जब उसको खरीदो, जब उसको बेचो, होल्ड करो ना होल्ड करो। लेकिन जो फ्यूचर है ना, उसमें आपने एक ट्रेड लगा दी, ठीक है, तो पोजीशन आपने ओपन कर दी। अब क्या होगा, वो पोजीशन जब तक आपको लिक्विडेट नहीं कर देती, लिक्विडेट मतलब आपको जीरो नहीं कर देती, या फिर आपको आपका टारगेट अचीव करके नहीं दे सकती, तब तक ओपन है। वरना वो हमेशा के लिए ओपन नहीं होती, वो अपने आप क्लोज हो जाती है। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, आप और फंड डालते जाओगे तो वो बचती रहेगी, वरना वो आपके अख्तियार में नहीं है। जब उसने वो लिक्विडेशन वाली लाइन टच कर दी तो आप गए, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो हम अपने पूरे कोर्स में स्पोर्ट ट्रेडिंग ही करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पोर्ट ट्रेडिंग आगे क्या होती है, और आप लोगों को बारी बारी सारी चीजें समझ लगती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।